हेलो फ्रेंड्स, इस स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की क्लास में आपको हिंदी साहित्य और व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट कवर करवाएंगे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना। क्वेश्चन दिया है, शारदिया के नाटककार हैं। ये एक नाटक है शारदिया और इसके नाटककार का नाम पूछा गया है कि शारदिया के नाटककार कौन है। बताना है मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर या इनमें से कोई नहीं। शारदिया इसके जो नाटककार हैं वो है जगदीश चंद्र माथुर, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किसका नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर का। अगर इनके और भी नाटक देखे जाएं तो इनके हैं नाटक जैसे कोणार्क, ये भी इन्हीं का नाटक है। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का। और जो नाटक हैं ये लगभग ऐतिहासिक नाटक हैं। ये अगर नाटक पूछी जाए कि ये कैसा नाटक है, ये ऐतिहासिक नाटक है। जो ये शारदिया नाटक है इसमें प्रेम और सृजन की प्रक्रिया की समस्या को उठाया गया। मतलब इसमें क्या है, इस शारदिया नाटक में प्रेम और सृजन प्रक्रिया किसकी? प्रेम और सृजन सृजन प्रक्रिया की समस्याओं के बारे में बताया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि वैशाली की नगरवधु ये किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा, अमृत लाल नागर, चतुर शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। वैशाली की नगरवधु ये चतुर शास्त्री द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ये किसके द्वारा? चतुर शास्त्री के द्वारा, यानी इसका भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्या है? मतलब एक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास। अगर इनकी और भी मतलब रचनाएं हैं चतुर शास्त्री की, जैसे रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, नोट करते चलिए, हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिए प्लीज़, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, सोमनाथ, अमर सिंह, वयम रक्षामः, सोना तथा खून और सिहाद्री की चट्टानें, ये इन्हीं की क्या है? रचनाएं हैं चतुर शास्त्री की। अगला क्वेश्चन है कि चित्रलेखा ये किसकी औपन्यासिक कृति है? चित्रलेखा बताना है भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट या फिर विष्णु प्रभाकर। चित्रलेखा जो है ये भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है, भगवती चरण वर्मा के द्वारा, यानी ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इनकी और भी रचनाएं हैं भगवती चरण वर्मा की, जैसे पतन, तीन वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र, रेखा, सीधी सच्ची बातें और सफई नचावत राम गोसाई, ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। किसकी? भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंधा युग, अंधा युग के रचनाकार कौन है? अंधा युग की रचनाकार बताना है लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश या फिर धर्मवीर भारती। अंधा युग जो है इसके रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? बताना पश्चिमी हिंदी की बोली, बताना कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। जो ब्रजभाषा है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। कौन सी? ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा ये किसकी औपन्यासिक कृति है? बाणभट्ट की आत्मकथा महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। बाणभट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक औपन्यासिक रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके द्वारा लिखे गए और भी उपन्यास हैं, जैसे चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा,
अनामदास का पोथा, ये इन्हीं के उपन्यास हैं। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। भाषा भूषण के रचनाकार का नाम बताना है। भाषा भूषण जसवंत सिंह, भूषण, मतीराम या फिर चिंतामणि। तो इसके जो रचनाकार हैं भाषा भूषण, ये जसवंत सिंह द्वारा लिखा गया, जसवंत सिंह के द्वारा। भाषा भूषण को अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ कहा जाता है। किसका? अलंकारों का क्या कहा जाता है? पाठ्य ग्रंथ। इस प्रकार से नोट कर लीजिए, भाषा भूषण को अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय, ये नाटकों की भी इन्होंने रचना की। इसने जसवंत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीरकाल नामकरण किसने दिया? आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा। आदिकाल को वीरकाल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या कहा? वीरकाल कहा। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा था। जो मिश्र बंधु हैं, इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था? प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? आदिकाल को वीरगाथा काल, वीरगाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने। जो रामकुमार वर्मा है, इन्होंने आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल नाम दिया। रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल, ये किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है कि आत्मबोध ये किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? जलंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, इनमें से कोई नहीं। जो आत्मबोध है ये गोरखनाथ की रचना है। किसकी? गोरखनाथ की। अगला क्वेश्चन है, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? बताना है। अग्गी, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई जो कविताएं हैं, ये स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं। मुक्तिबोध, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके प्रमुख रचनाओं में कामायनी एक पुनर्विचार, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं। किसकी? मुक्तिबोध की। इनका पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। पाश्चात्य का विलोमार्थक बताना है। पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाएगा? पौर्वात्य, पूर्वी, पूर्वीय या फिर नवीन। पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य होगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से बताना कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? घोड़ा का। अश्व, सैंधव, घोटक या फिर यातुधान। घोड़ा का जो पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? यातुधान। ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अश्व, सैंधव, घोटक ये सभी किसके? घोड़ा के हैं। यातुधान है, ये किसका पर्यायवाची है? राक्षस का। किसका? राक्षस का। जिसके राक्षस की देवारी, निशिचर, दनोज, दैत्य, ये सभी राक्षस, यातुधान, ये सभी किसके? राक्षस के पर्यायवाची हैं। कारतूस किस भाषा का शब्द है? जो कारतूस है ये बताना ये किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, फ्रेंच या फिर तुर्की। तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रेंच भाषा का। कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसके और भी शब्द हैं, जैसे लैंप है, मेयर, आलपेन, सूप, पिकनिक, कूपन, ये सभी फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। देवताओं का उपवन क्या कहलाता है? बताना है। देवताओं का उपवन
नंदनकानन, अशोक वाटिका, स्वर्ग या फिर कोई नहीं। देवताओं का उपवन नंदनकानन कहलाता है। नंदनकानन। मन माना, इसमें बताना कौन सा समास है। मन माना। अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि समास बताना है। मन माना जो शब्द है इसमें अव्ययीभाव समास है। इसका अगर विग्रह करेंगे तो मन के अनुसार हो जाएगा। मन माना अव्ययीभाव समास, विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, मन के अनुसार। मन के अनुसार, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है कतर व्योंत, इसमें कौन सा समास है। कतर व्योंत। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। कतर व्योंत, इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा, द्वंद्व समास। इस समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। मगध पुस्तक के लेखक कौन है। मगध पुस्तक के लेखक कौन है। श्रीकांत वर्मा, श्री राम वर्मा, रामचंद्र वर्मा या फिर केदारनाथ सिंह। तो बताना दोस्तों मगध पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इसके जो लेखक का नाम बताना है, तो लेखक कौन है, श्रीकांत वर्मा। मगध पुस्तक के लेखक कौन है, श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा ने राजसत्ता, इतिहास और कालबोध का संश्लेष मगध नामक पुस्तक की कविताओं में किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी कल्प, ये किसकी रचना है। पृथ्वी कल्प। भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। जो पृथ्वी कल्प है ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। गिरिजा कुमार माथुर की। इनकी अगर और भी रचना देखी जाए तो गिरिजा कुमार माथुर की जो रचना है नाश और निर्माण, नोट करते चलिए आप लोग। नाश और निर्माण, धूप के धान, साक्षी रहे, वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, मंजीर और कल्पांतर, ये भी इन्हीं की रचना है गिरिजा कुमार माथुर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है। रास पंचाध्यायी के लेखक का नाम बताना है। नंददास, सूरदास, रहीम या फिर कबीर। रास पंचाध्यायी रहीम द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। किसके द्वारा, रहीम के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रहीम की अगर और भी रचनाएं हैं जैसे रहीम दोहावली, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम, ये सभी रहीम की रचना है। इनकी जो एक रचना है ये भी नोट कर लीजिए पॉइंट में, जो खेल कौतुकम है ये ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। इससे, ज्योतिष से। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है। मोर का पर्यायवाची बताना है। अगला क्वेश्चन है मोर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। कलापी, तड़ित, विशिख या फिर विलक्षण। जो मोर का पर्यायवाची है वो है कलापी। कौन सा, कलापी। ई ऑप्शन सही हो जाएगा, ये मोर का पर्यायवाची है। इनके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मयूर, केकी, सिखी, शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठ, भुजगदी, सारंग, हरि, शिव सुत वाहन, ये सभी मोर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया। बताना है भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया। धारा 343(1), 343(2), धारा 333(1) या 334(1) में। तो किस धारा के अंतर्गत, आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। धारा 343(1) में भारत में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। धारा 343(1) अध्याय 1 भाग 17 के अनुसार। अध्याय 1 है, भाग कितना है, 17। भाग 17 के अनुसार राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया। और इसमें क्या कहा गया कि इनके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला क्वेश्चन है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ बताना है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है,
विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है। या फिर अगला ऑप्शन है, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती है या स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें क्या दिया गया है, स्वयं प्रयत्न करने पर ही अच्छा काम बनता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? उत्तर रामचरितम का प्रधान रस बताना है। करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर शांत रस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो रस है वो है करुण रस। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? करुण रस है। इसमें 7 अंक हैं। करुण रस में जो अंकों की संख्या है वो कितनी है? 7। कितने अंक है? 7 अंक हैं। इसके अलावा ये भवभूति के द्वारा लिखा गया है। मालती माधव और महावीर चरितम ये भी इन्हीं की रचना है। किसकी? भवभूति की। अगला क्वेश्चन है कि किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक, प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत या फिर काव्यलिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, काव्यलिंग अलंकार। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कला परिच्छेद की लेखक कौन है? कालिदास, भवभूति, दंडी या फिर भारवी। आपको इसका आंसर बताना है। कला परिच्छेद की लेखक कौन है? तो ये दंडी के द्वारा लिखी गई रचना है। किसके द्वारा? दंडी के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर दंडी की और भी रचनाएं देखी जाए तो 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित्र और द्विसंधान काव्य ये भी इन्हीं की रचना है, दंडी की। अगला क्वेश्चन है कि अष्टयाम ये किसकी रचना है? सेनापति, नाभादास, भूषण या फिर पद्माकर। जो अष्टयाम है ये नाभादास की रचना है। तो दोस्तों आपको नोट करना है अष्टयाम किसकी है? नाभादास की। ये भी आपको याद करना है। उपत्यका का विलोम क्या हो जाएगा? उपत्यका, उपत्यका का विलोम बताना है। पर्वत, घाटी, आदित्यका या फिर विसर्जन। उपत्यका का विलोम होगा आदित्यका। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विलोम क्या हो जाएगा? आदित्यका। यदि बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रीरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या वा और रा में हो तो उसमें कौन सी संधि होती है? गुण संधि, जड़ संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा यड़ संधि। यदि बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रीरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका जो परिवर्तन है वो या और वा में हो और रा में हो जाता है। इसमें यड़ संधि है। जैसे अगर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे इति प्लस अर्थ बता ई जो इति के, जैसे ये लिखा है इति प्लस अर्थ, जो इसमें जो छोटी है पहले शब्द का अंतिम वर्ण, इसमें छोटी की ध्वनि निकलती है। ई और ये प्लस आ है तो ई का यह हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? अत्यर्थ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य बताना है इसमें से। मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए या मेरी प्राण निकल गई। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, मेरे प्राण निकल गए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग, दया, निर्धनता, बुढ़ापा या फिर दुर्घटना। अगर आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटना हो तो आप वाक्य बना लीजिए, जैसे दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा है। आंसर क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दामुल का कैदी इसके लेखक कौन है?
दामुल का कैदी। प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद या फिर यशपाल। दामुल का कैदी लेखक हैं इसके मुंशी प्रेमचंद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह प्रेमचंद की एक प्रारंभिक कहानी है जिस पर लोक वार्ताओं का प्रभाव है। इसमें दामुल का कैदी किसकी? प्रेमचंद की कहानी है। दामुल का कैदी में कथानक गढ़ने में पुनर्जन्म का सहारा इसमें लिया गया। इसमें सारंगा, सदाब्रज, आत्माराम आदि ये सभी इनकी प्रारंभिक कहानियां हैं। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है कि जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1934, 1929, 1939 या 1937? आंसर है बी ऑप्शन 1929 में जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था 1929 में। कौन सी थी वो कहानी? फांसी, जो 1929 में प्रकाशित हुई थी। ये जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह है। कौन सी? फांसी। अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कौन सी रचना है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या इनमें से कोई नहीं? आंसर है कीर्ति पताका। जो कीर्ति पताका रचना है ये अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाई। कौन सी? कीर्ति पताका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख कर ज़रूर बताना।